गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बीएससी फाइनल ईयर में फिजिकल केमिस्ट्री कंप्लीट हो गई है, 5 यूनिट्स हो गए उसके बाद में आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो यूनिट फर्स्ट है आपके वो है स्पेक्ट्रोस्कोपी। फिजिकल में भी थी स्पेक्ट्रोस्कोपी, फिजिकल वाली स्पेक्ट्रोस्कोपी अलग होती है, इनऑर्गेनिक की स्पेक्ट्रोस्कोपी अलग होती है और ऑर्गेनिक की स्पेक्ट्रोस्कोपी है वो अलग होती है। हालांकि आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नहीं है स्पेक्ट्रोस्कोपी, एमएससी में होती है इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी, ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी और फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी, तीनों ही क्या होती हैं, अलग अलग होती हैं। अपने पास थी फिजिकल में यूनिट थर्ड स्पेक्ट्रोस्कोपी, उसमें हमने पढ़ी थी वहाँ पे वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी थी, रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी थी और रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी थी। ठीक है, रमन इसमें वाइब्रेशन वाला वही आ जाएगा, आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी थी। उसके बाद में हम ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी है, उसमें आपके हैं एक तो एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है, और एक है आपके यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये दोनों स्पेक्ट्रोस्कोपी है वो आपके कहाँ पे है यार, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री उसमें ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी में आएंगे। तो यूनिट फर्स्ट रहेगी स्पेक्ट्रोस्कोपी, जिसमें आपको पढ़ना है एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी और यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। देखें इसके अंदर सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्पेक्ट्रोस्कोपी होती क्या है, जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे आज क्लास में। कल से स्टार्ट करेंगे इसमें एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। देखिए इसमें स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ने से पहले अपने को एक टर्म आती है इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, या फिर हम बोले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या फिर स्पेक्ट्रम बोले इसको, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। शॉर्ट में हम इसको लिखेंगे यहाँ पे EMR, तीनों वर्ड उठाएंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा EMR, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। हिंदी में इसका नाम रहेगा विद्युत चुंबकीय विकिरण। हिंदी में हम इसको बोलेंगे विद्युत चुंबकीय विकिरण। अब आता है इसमें कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या विद्युत चुंबकीय विकिरण या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता क्या है। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे। देखें इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन EMR क्या होती है वो पढ़नी है। तो देखें EMR रेडिएशन में आता है कि वे रेडिएशन जिनमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही उस रेडिएशन की जो डायरेक्शन है उस रेडिएशन की डायरेक्शन के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर या लंबवत होते हैं। और मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड आपस में भी क्या होते हैं, लंबवत होते हैं। तो यहाँ पे तीन चीज आती है, एक तो आता है यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड, इसकी डेफिनेशन में एक तो टर्म आती है मैग्नेटिक फील्ड की जिसे हम बोलते हैं चुंबकीय क्षेत्र, और एक आती है आपके इलेक्ट्रिक फील्ड, और एक ये खुद रेडिएशन है। तो इसमें आता है कि वे रेडिएशन जिनकी जो संचरण जिस डायरेक्शन में वो संचरण करती हैं, गमन करती हैं, उस डायरेक्शन के मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों क्या होते हैं, परपेंडिकुलर या लंबवत होते हैं। और ये दोनों फील्ड आपस में भी एक दूसरे क्या होते हैं, लंबवत या परपेंडिकुलर होते हैं। तो इसकी डेफिनेशन में हम क्या लिखेंगे कि वे विकिरणें जिनकी संचरण की दिशा, वे विकिरणें जिनके संचरण की दिशा विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र से क्या होती है, लंबवत होती है, या फिर वे विकिरण जिनके चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र है वो विद्युत चुंबकीय विकिरण के संचरण की दिशा के लंबवत होते हैं, और ये दोनों आपस में भी एक दूसरे के लंबवत होते हैं, उसे हम विद्युत चुंबकीय विकिरण कहते हैं। इसको अगर एग्जांपल डायग्राम से समझे तो ये डायग्राम बनाए इसका, इस प्रकार से बना दिया, और यहाँ पे ये विद्युत चुंबकीय विकिरण की दिशा बता दी। यहाँ पे हमने लिख दिया ये जेड एक्सिस है, इसको वाई लिख दिया, और इसको हमने बोल दिया एक्स एक्सिस। तो इसमें क्या आएगा, इस प्रकार से अपन डायग्राम बनाए, ये बना दिया, इसके साथ में हमने यहाँ पे कुछ शो कर दिया, फिर यहाँ पे कर दिया, आगे वाले को यहाँ पे कर दिया, आगे वाले को यहाँ पे कर दिया, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा कि यदि ये वाला अलग है और ये ऊपर लगा हुआ है ये क्या है, अलग है। इसको यदि हम ये माने कि ये वाला क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, चुंबकीय क्षेत्र है, और इस वाले को हम मानते हैं क्या कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, यानी चुंबकीय क्षेत्र है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, और ये क्या है, डायरेक्शन की दिशा है इस वाले में।
तो ये बोल रहा है कि विद्युत चुंबक की जो विकिरण होती है रेडिएशन, इनके संचरण की दिशा इन दोनों की क्या होती है, इसकी संचरण की दिशा के ये दोनों क्षेत्र क्या होते हैं, लंबवत होते हैं। और ये दोनों आपस में भी एक दूसरे क्या होते हैं, परपेंडिकुलर या लंबवत होते हैं। तो ऐसी जो रेडिएशंस होते हैं वो क्या कहलाते हैं, विद्युत चुंबकीय विकिरण या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कहलाती है। तो ये क्या है, इस विद्युत चुंबकीय विकिरण के ट्रांसमिशन या संचरण की दिशा है, डायरेक्शन है। अब इसके बाद आते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के एग्जांपल्स क्या होते हैं। तो यहाँ पे आएगा जो सनलाइट रेडिएशन होती है, सूर्य के प्रकाश, सूर्य का जो प्रकाश होता है वो क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के फॉर्म में ऊपर से क्या आता है, नीचे आता है। और इसके अलावा हम बोले यहाँ पे कि एक्स रेज होते हैं, गामा रेज होती हैं, ये सारे के सारे रेज हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के क्या है, एग्जांपल्स होते हैं। तो ये एग्जांपल्स हो गए, ये डायग्राम हो गया इसका। और एक बार फिर से सुने, डेफिनेशन क्या रहेगी कि वे विकिरणें जिसके संचरण की दिशा के विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र, जैसे वे विकिरणें जिनमें विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र हैं वो उस विकिरण के संचरण की दिशा के लंबवत होते हैं तथा ये दोनों क्षेत्र आपस में भी एक दूसरे के लंबवत होते हैं। लंबवत का मतलब होता है परपेंडिकुलर। तो ऐसी विकिरणें विद्युत चुंबकीय विकिरणें कहलाती हैं। ये डायग्राम बन गया और ये क्या रहेगी इसके एग्जांपल्स। ये रहेगा आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इसके बाद में नेक्स्ट पढ़ेंगे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे, रेडिएशन पढ़ ली। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जिसे हम बोलेंगे EMS, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है वो देखें। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में आता है आपके कि जब कोई भी अपना पदार्थ होता है, कोई मैटर है, सब्सटेंस है, उसमें क्या होते हैं, परमाणु, अणु और आयंस होते हैं। जब उस पदार्थ के ऊपर हम विद्युत चुंबकीय विकिरणें डालते हैं तो क्या होगा, जो पदार्थ के अणु, परमाणु या आयंस होते हैं वो उन विद्युत चुंबकीय विकिरणों से क्या करते हैं, इंटरेक्शन करते हैं। इंटरेक्शन करने से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का क्या होता है, विभाजन हो जाता है। और उससे जो उसकी रिकॉर्डिंग करेंगे तो जो अपने को ग्राफ प्राप्त होता है, उस ग्राफ को ही यहाँ स्पेक्ट्रम के नाम से जान दो। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम या विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में क्या होता है कि जब किसी, इसमें डेफिनेशन लिखे तो क्या लिखेंगे कि जब किसी पदार्थ पर विद्युत चुंबकीय विकिरणें, शॉर्ट में लिखे, जब किसी पदार्थ पर EMR यानी विद्युत चुंबकीय विकिरणें डाली जाती हैं तो पदार्थ के अणु, परमाणु या पदार्थ में होते हैं मॉलिक्यूल, एटम जो भी हैं, पदार्थ के मॉलिक्यूल या एटम EMR से विद्युत चुंबकीय विकिरणों से इंटरेक्शन यानी अंतरक्रिया करते हैं, जिससे EMR यानी विद्युत चुंबकीय विकिरणों का विभाजन या बोलते विभाजन हो जाता है, जिसकी रिकॉर्डिंग करने से बनने वाले ग्राफ को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहते हैं। ये होती है इसकी डेफिनेशन कि जब किसी पदार्थ पर विद्युत चुंबकीय विकिरणें डाली जाती हैं, गिराई जाती हैं, तो पदार्थ में उपस्थित अणु, परमाणु या आयन उन विद्युत चुंबकीय विकिरणों से इंटरेक्शन करते हैं, अंतरक्रिया करते हैं, जिससे विद्युत चुंबकीय विकिरणों का विभाजन हो जाता है। और उन विभाजित हुई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या विद्युत चुंबकीय विकिरणों की रिकॉर्डिंग करेंगे तो एक ग्राफ बनता है। उस ग्राफ को यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम या विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के नाम से जाना जाता है। ये हो गया आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। आगे समझ में। उसके बाद में बात आती है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम आपका बनता है वो 2 टाइप्स का होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है वो 2 प्रकार का होता है। एक को हम बोलते हैं इमिशन स्पेक्ट्रम और एक होता है आपके एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। इसको हम हिंदी में बोलते हैं उत्सर्जन स्पेक्ट्रम और इसको हम हिंदी में बोलते हैं अवशोषण स्पेक्ट्रम।
तब याद बात आती है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रा या विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रा का यूज क्या होता है। तो इसमें आता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रा है या विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम की हेल्प से हम जितने भी पदार्थ या कंपाउंड्स यानी यौगिक होते हैं उनकी संरचना के बारे में यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम या विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम की स्टडी करके ही हम किसी भी कंपाउंड्स की स्ट्रक्चर का डिटर्मिनेशन कर सकते हैं कि ये वाला स्पेक्ट्रम है वो इस कंपाउंड्स का है। तो क्या पता चलता है अपने को कि इलेक्ट्रो जो अपने कंपाउंड्स होते हैं उनकी आइडेंटिफाई या उन कंपाउंड्स को पहचानने के लिए हम स्पेक्ट्रम का यूज है वो करते हैं। स्पेक्ट्रम टू टाइप्स के हो गए, एक तो उत्सर्जन स्पेक्ट्रम, दूसरा होता है अवशोषण स्पेक्ट्रम। इन दोनों में से एडजॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि मोस्टली जो अपने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का कहते हैं एडजॉर्प्शन करते हैं, और एडजॉर्प्शन करने से जो स्पेक्ट्रम बनता है वो कौन सा होता है, एडजॉर्प्शन स्पेक्ट्रम होता है। इस कारण से इन दोनों में से ये वाला स्पेक्ट्रम क्या होता है, इंपॉर्टेंट होगा। कारण ये रहेगा कि मोस्टली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का एब्जॉर्प्शन करते हैं, जिसके कारण से हमें जो स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है उसी की हेल्प से हम मॉलिक्यूल्स की स्ट्रक्चर का डिटरमिनेशन करते हैं। तो इंपॉर्टेंट कौन सा होगा, ये वाला, क्योंकि मोस्टली मॉलिक्यूल ये शो करते हैं तो इंपॉर्टेंट भी कौन सा होगा, ये वाला ही होगा। अब इन दोनों को अलग अलग से पढ़ेंगे कि इमिशन स्पेक्ट्रम क्या होता है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है वो क्या होता है। ठीक है, लेकिन और अब यदि अपन बोलेंगे स्पेक्ट्रोस्कोपी की डेफिनेशन नहीं पढ़ी हमने अभी तक, क्योंकि विद्युत चुंबकीय विकिरण और विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम को ही पढ़ाया अभी तो अब यदि हम स्पेक्ट्रोस्कोपी की डेफिनेशन लिखें अभी तक जो पढ़ा है उसके बेस पे तो क्या हो जाएगा, तो इसमें स्पेक्ट्रोस्कोपी की डेफिनेशन है उसमें ये लिखा जाएगा कि किसी भी यौगिक का मान लीजिए अपने को स्पेक्ट्रा प्राप्त हो गया, उस यौगिक के स्पेक्ट्रा से उस यौगिक की जो स्ट्रक्चर होती है या फिर ज्यामिति बोले उसके बारे में हम जो पता लगाते हैं वो टेक्निक ही क्या कहलाती है, स्पेक्ट्रोस्कोपी कहलाती है। ठीक है, तो स्पेक्ट्रोस्कोपी डेफिनेशन क्या लिखी जाएगी कि किसी पदार्थ का जो विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम बनता है उस स्पेक्ट्रम की हेल्प से हम उस कंपाउंड्स या उस पदार्थ की संरचना के बारे में जो जानकारी प्राप्त करते हैं उस जानकारी को प्राप्त करने की जो टेक्निक होती है उसे स्पेक्ट्रोस्कोपी के नाम से जाना जाता है। तो किसी भी पदार्थ या यौगिक के स्पेक्ट्रम की सहायता से उस यौगिक की संरचना के बारे में जानने की जो तकनीक होती है, संरचना ज्ञात करने की तकनीक को हम क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। अब टू टाइप्स की स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है, उसमें फर्स्ट रहेगी आपकी इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी, इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी जिसे हम हिंदी में बोलते हैं यहाँ पे उत्सर्जन, सॉरी स्पेक्ट्रम में पढ़ो आप, उत्सर्जन स्पेक्ट्रम। तो जैसा कि इसके नाम से उत्सर्जन से प्राप्त स्पेक्ट्रम क्या कहलाएगा, उत्सर्जन स्पेक्ट्रम कहलाएगा। मान लीजिए अपन बनाते हैं इस प्रकार से एक डायग्राम, इस पदार्थ या यौगिक में इसके क्या है, मतलब ये जो पूरा पदार्थ लिखा है ये इनसे मिलके बना हुआ है, फिर हमने इसको क्या दी, एनर्जी दी। एनर्जी देने से क्या हुआ कि मॉलिक्यूल्स ने ये एनर्जी किसकी फॉर्म में आ रही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की फॉर्म में। इस पदार्थ के ऊपर जब विद्युत चुंबकीय विकिरण करती है तो इस पदार्थ के जो अणु परमाणु या आयन्स होते हैं वो रेडिएशन से क्या करते हैं, रेडिएशन से एनर्जी है वो क्या लेते हैं, खुद में लेते हैं। एनर्जी लेने से इन मॉलिक्यूल्स की क्या हो जाएगी, मॉलिक्यूल्स हैं उनकी एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। एनर्जी इंक्रीज होते ही हाई एनर्जी लेवल पे चले जाते हैं। अब ये क्या करते हैं, वहां पे अनस्टेबल होते हैं। ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं जिससे मिलके पदार्थ बना हुआ है ये जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की एनर्जी को ले लेते हैं तो ये हाई एनर्जी लेवल पे चले जाते हैं एक्साइटेड होकर के, और वहां पे ये क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। देखें इसके अंदर किस्मत में कि जब किसी पदार्थ पे विद्युत चुंबकीय विकिरण डालते हैं तो विद्युत चुंबकीय विकिरणों में क्या होती है, रेडिएशन में एनर्जी होती है। उस एनर्जी को इस पदार्थ के अणु या परमाणु जो भी इसके अंदर उपस्थित है वो ग्रहण करेंगे तो उनकी एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। एनर्जी इंक्रीज होते ही वो क्या करते हैं, मान लीजिए यहाँ ग्राउंड स्टेट में था, इंक्रीज होकर के यहाँ चला गया मॉलिक्यूल्स, ये क्या है, इसकी ऑक्साइड स्टेट है, इसकी एनर्जी क्या है, ज्यादा। अब यहाँ पे ये क्या है, एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी के, तो एनर्जी बढ़ गई तो ये क्या हो गया, अनस्टेबल हो गया। तो ये स्टेबिलिटी गेन करने के लिए वापस क्या आता है, लो एनर्जी लेवल पे आता है, अपने ग्राउंड स्टेट में आता है, निम्नतम ऊर्जा स्तर में आता है। तो क्या होगा
कि ये रेडिएशन का क्या करता है, एमिशन करता है। जितनी रेडिएशन को ये एब्जॉर्ब कर गया, अवशोषित करके यहाँ गया था, उतनी ही एनर्जी को वापस क्या करता है, उत्सर्जित कर देते हैं। फिर ये जो उत्सर्जित होने वाली विकिरणें होती हैं वो कहाँ से जाती हैं, यहाँ डिटेक्टर से होते हुए रिकॉर्डर में जाती हैं, और रिकॉर्डर में जाते ही इनका इस प्रकार से ग्राफ प्राप्त होता है। तो इसको हम बोलेंगे डिटेक्टर। ये एक स्पेक्ट्रम, जो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर होता है जिससे स्पेक्ट्रम बनता है, उसके ये जो क्या है, पार्ट्स है। डिटेक्टर होता है इसमें, और एक उसमें क्या होता है, रिकॉर्डर। और ग्राफ हमेशा किसमें बनता है, रिकॉर्डर में। ये जो ग्राफ बनता है इसको हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे इमिशन स्पेक्ट्रम बोलेंगे। तो इस पूरे का हम नाम रख देंगे कि ये यहाँ पे क्या हो रहा है, इमिशन स्पेक्ट्रम है वो बन रहा है। नाम इमिशन स्पेक्ट्रम इसलिए बन रहा है क्योंकि ये जो रेडिएशन जिनके कारण से रिकॉर्डर में ग्राफ बना है वो कौन से हैं, जो इन हाई एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स के द्वारा उत्सर्जित की गई थी। उत्सर्जित की गई रेडिएशन से क्या बन रहा है, ग्राफ बन रहा है, इसलिए इसका नाम रहेगा उत्सर्जन स्पेक्ट्रा। एक बार फिर से सुनिए इसकी डेफिनेशन। डेफिनेशन में लिखा है कि जब किसी भी पदार्थ या किसी भी यौगिक पर विद्युत चुंबकीय विकिरणें गिराई जाती हैं तो इस पदार्थ में उपस्थित विभिन्न अणु, परमाणु या आयन विद्युत चुंबकीय विकिरणों से एनर्जी का अवशोषण कर लेते हैं। एनर्जी का अवशोषण कर लेंगे तो वो मॉलिक्यूल्स हैं, वो ये इस पदार्थ के अंदर तो क्या है, ग्राउंड स्टेट में निम्नतम ऊर्जा स्तर होता है ग्राउंड स्टेट। तो एनर्जी का अवशोषण करने के बाद में ये मॉलिक्यूल्स या फिर अणु, परमाणु, आयन कुछ भी बोले, वो इस निम्नतम ऊर्जा स्तर से उच्चतम ऊर्जा स्तर पे चले जाते हैं एक्साइटेड होकर के। और एनर्जी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसकी होती है, स्टेबिलिटी की होती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये हाई एनर्जी लेवल पे गए हैं तो इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, कम होगी। कुछ टाइम के लिए वहां रहेंगे लेकिन इनको भी क्या चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए। तो ये वापस स्टेबिलिटी प्राप्त करने के लिए हाई एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल पे जाते हैं। जब ये लो एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल पे गए थे तो उस टाइम ये एनर्जी का अवशोषण करके गए थे, तो वापस आते टाइम क्या करेंगे, एक्स्ट्रा जो एनर्जी है वो क्या करेंगे, उत्सर्जित करेंगे। अब जो एक्स्ट्रा एनर्जी उत्सर्जित होगी वो भी रेडिएशन के फॉर्म में होगी। तो वे रेडिएशन जो इनसे उत्सर्जित होती हैं वो यहाँ से निकलेंगी इस पदार्थ में से, और इस डिटेक्टर में से होते हुए वो कहाँ जाएंगी, रिकॉर्डर में जाती हैं, और रिकॉर्डर में अपने को ग्राफ प्राप्त होता है, और जो ग्राफ बनेगा उसे हम बोलेंगे स्पेक्ट्रम। तो किस टाइप का होगा, तो हम बोलेंगे इमिशन स्पेक्ट्रम होगा, क्योंकि इमिशन होने वाली या उत्सर्जित होने वाली रेडिएशन से ये स्पेक्ट्रम बना है, इसलिए इसका नाम क्या रहेगा, उत्सर्जन स्पेक्ट्रम है वो रहेगा। आगे समझ में। अब बात आती है कि चलो ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं स्पेक्ट्रम, आगे पढ़ेंगे वो। सेकेंड टाइप का जो स्पेक्ट्रम है वो रहेगा आपके एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, जिसे हम बोलते हैं अवशोषण स्पेक्ट्रम, जो कि इंपॉर्टेंट है आपके। देखें, सेकेंड टाइप का जो स्पेक्ट्रम है वो रहेगा यहाँ पे अवशोषण स्पेक्ट्रम। सेकेंड टाइप वाले स्पेक्ट्रम का नाम रहेगा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, हिंदी में हम इसको बोलते हैं अवशोषण स्पेक्ट्रम। अब देखो, जैसे इसके नाम से, नाम ही क्या है इसका, अवशोषण स्पेक्ट्रम, तो बोलेंगे अवशोषित होने वाले विकिरणों से प्राप्त स्पेक्ट्रम क्या होगा, अवशोषण स्पेक्ट्रम। देखिए किस प्रकार से होगा, सेम ऐसा ही है कि इसमें से भी क्या है, इसमें भी सेम वही है, अणु, परमाणु और आयन पदार्थ या यौगिक में, इसके ऊपर हमने डाल दी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो होगा क्या कि इस रेडिएशन जब इस पदार्थ में से जाएंगी, इस यौगिक में से जाएंगी, तो इस यौगिक में उपस्थित जो अणु, परमाणु या आयन है जिनसे मिलकर के यौगिक या ये पदार्थ बना है, वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में से कुछ रेडिएशन का क्या करेंगे, एब्जॉर्प्शन देंगे। सारी इसके अंदर की है ना, तो पूरी का तो एब्जॉर्प्शन करेंगे नहीं, कुछ का एब्जॉर्प्शन कर लेंगे, और जो बची हुई होती है ना उसको ये खुद में से बाहर निकाल देते हैं। और जो बची हुई बाहर जाएगी वो पहले किस में जाएगी, वो पहले जाती है यहाँ से रिकॉर्डर में, रिकॉर्डर से वो नेक्स्ट जाती है, सॉरी पहले जाती है यहाँ से ये डिटेक्टर में, पहले जाएगी डिटेक्टर में, और डिटेक्टर से ये जाती है रिकॉर्डर में, और रिकॉर्डर में जाती है, तो इस प्रकार से हमें ये ग्राफ प्राप्त होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, तो ग्राफ का यहाँ पे नाम रहेगा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम नाम क्यों पड़ा है, क्योंकि जब इस पदार्थ के ऊपर हमने विद्युत चुंबकीय विकिरणें डाली, इसका नाम रख देंगे हम सैंपल ट्यूब। सैंपल ट्यूब में रखते हैं पदार्थ को,
तो जब किसी पदार्थ पर विद्युत चुम्बकीय विकिरण डाले जाते हैं तो उस पदार्थ में उपस्थित अणु, परमाणु या आयन उसमें से कुछ विकिरणों का अवशोषण कर लेते हैं और शेष बची हुई जो पारगत विकिरणें होती हैं, पारगत विकिरणें जो इस पदार्थ में इसके द्वारा अवशोषित नहीं हुई, जो इस पदार्थ में से पार निकल गई, बाहर निकल गई, उनको हम बोलते हैं पारगत विकिरणें। वे पारगत विकिरणें हैं वो क्या जाते हैं डिटेक्टर में, डिटेक्टर से कहाँ जाते हैं रिकॉर्डर में जाते हैं। इस प्रकार से जो स्पेक्ट्रम बनेगा उसे हम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम या अवशोषण स्पेक्ट्रम के नाम से जानते हैं। आगे सुनिए, तो ये रहेंगे दोनों टाइप, एब्जॉर्प्शन किस प्रकार से बनेगा और इमिशन स्पेक्ट्रम है वो किस प्रकार से बनेगा। अब इसके बेस पे स्पेक्ट्रोस्कोपी भी टू टाइप्स की होती है। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी डेफिनेशन तो हमने पढ़ी ली थी। स्पेक्ट्रोस्कोपी डेफिनेशन हमने लिखी थी कि किसी भी पदार्थ के स्पेक्ट्रम से, ये स्पेक्ट्रम हो सकता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बने, हो सकता है आपके उत्सर्जन स्पेक्ट्रम बने, तो किसी भी पदार्थ के स्पेक्ट्रम से उस पदार्थ की संरचना के बारे में जानकारी प्राप्त करने की टेक्निक या तकनीक को हम स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। अब दो प्रकार के स्पेक्ट्रा बनते हैं, तो उस बेस पे स्पेक्ट्रोस्कोपी भी दो प्रकार की हो जाएगी। पहली स्पेक्ट्रोस्कोपी हो जाएगी यहाँ पे इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है, और दूसरी स्पेक्ट्रोस्कोपी आपकी हो जाएगी यहाँ पे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। टू टाइप्स की होगी। अब देखो इसमें जैसा कि इसके नाम में इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी, हिंदी में बोलेंगे उत्सर्जन स्पेक्ट्रोस्कोपी, तो डेफिनेशन क्या आएगी कि वह स्पेक्ट्रोस्कोपी जिसमें हम यौगिक की संरचना के बारे में जानकारी उत्सर्जन स्पेक्ट्रम से प्राप्त करते हैं। उत्सर्जन स्पेक्ट्रोस्कोपी हिंदी में नाम है इसका। तो वह स्पेक्ट्रोस्कोपी जिसमें हम किसी यौगिक की संरचना के बारे में जानकारी उस यौगिक के उत्सर्जन स्पेक्ट्रा से प्राप्त करते हैं, तो वह स्पेक्ट्रोस्कोपी उत्सर्जन स्पेक्ट्रोस्कोपी या इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी कहलाती है। ठीक है, उसके बाद में सेकेंड है इसमें अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी, जिसे हम बोलते हैं हिंदी में अवशोषण स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो ये कौन सी होगी, तो इसमें आएगा कि वह स्पेक्ट्रोस्कोपी जिसमें हम यौगिक की संरचना के बारे में जो इंफॉर्मेशन प्राप्त करते हैं वो हम वह स्पेक्ट्रोस्कोपी जिसमें हम किसी यौगिक के बारे में, जो यौगिक की संरचना के बारे में जो जानकारी प्राप्त करते हैं वो यदि हम उस यौगिक के एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम से प्राप्त करते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी या अवशोषण स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। ठीक है, तो इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम यौगिक की संरचना के बारे में जानकारी इमिशन स्पेक्ट्रम से प्राप्त करेंगे और अवशोषण स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम यौगिक की संरचना के बारे में जानकारी अवशोषण स्पेक्ट्रोस्कोपी से प्राप्त करेंगे। और मोस्टली जो अपने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का एब्जॉर्प्शन करते हैं, जिससे अपने को एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। उसी की हेल्प से हम क्या करते हैं, उस यौगिक की संरचना के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो अपने कौन सी काम में आएगी, ऑर्गेनिक में एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी है वो काम में आती है। ये वाले भी काम में आती है लेकिन मोस्टली यूज 90% यूज है वो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी का होगा। अब देखिए यहाँ पे अब हम स्टार्ट करेंगे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। किस प्रकार से हम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी से मॉलिक्यूल्स हैं या फिर कंपाउंड्स होते हैं उनकी स्ट्रक्चर का डिटर्मिनेशन है वो हम किस प्रकार से करते हैं। अब देखिए इसमें अब देखें एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी में होता क्या है, इसमें ये आएगा कि कोई भी मॉलिक्यूल से कोई भी पदार्थ है उसमें दो होते हैं ये स्टेट, एक तो होता है ये E2 बोल देंगे, इसको हम बोल देंगे E1। इसकी एनर्जी कम है, एनर्जी इस प्रकार से क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। ठीक है, एनर्जी कम है तो ये लो एनर्जी वाली इसको हम बोल देंगे ग्राउंड स्टेट, और ये हाई एनर्जी वाली इसको हम बोल देंगे एक्साइटेड स्टेट। मॉलिक्यूल्स यहाँ पे हैं, फिर होगा क्या कि इसके ऊपर हमने क्या डाली, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डाली। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में कई रीजन होते हैं जैसे कि यूवी, विजिबल, IR है और आपके माइक्रोवेव होता है, इसके अलावा रेडियो वेव है, एक्सरे है, कॉस्मिक किरणें हैं, ये सब आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का ही पार्ट है। कई टाइप्स के होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अब ये मॉलिक्यूल्स ये तो है नहीं कि ये सारे के सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का अब्जॉर्प्शन करेंगे, ये इनमें से
उन्हीं रेडिएशन या उन्हीं विकिरणों का अवशोषण करते हैं पदार्थ के ऊपर इनको डालेंगे तो पदार्थ के अणु परमाणु या आयन इन विद्युत चुंबकीय विकिरणों में से उन्हीं विकिरणों का अवशोषण करेंगे जिनकी ऊर्जा इतनी हो कि ये पदार्थ इस ग्राउंड स्टेट से ये पदार्थ के मॉलिक्यूल परमाणु अणु या आयन निम्नतम ऊर्जा स्तर से उच्चतम ऊर्जा अवस्था तक पहुंच जाए। तो इन दोनों एनर्जी लेवल्स के बीच एनर्जी का गैप है उसको हम बोल देंगे डेल ई। तो डेल ई क्या है यहाँ पे, हाईएस्ट एनर्जी लेवल की एनर्जी माइनस में लोवेस्ट एनर्जी लेवल की एनर्जी, या फिर एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी और ग्राउंड स्टेट की एनर्जी, जिसका जो डिफरेंस है वो एच न्यू के इक्वल होता है। और अपने को पता है न्यू इज इक्वल टू क्या होता है, सी अपॉन में लेमडा। तो इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, एच सी अपॉन में लेमडा, ये वाला है इसके अंदर। तो ये आता है इसमें कि किसी भी पदार्थ के ऊपर या किसी भी यौगिक के ऊपर जब हम विद्युत चुंबकीय विकिरण डालते हैं तो उस पदार्थ के या उस यौगिक के अणु परमाणु या आयन है वो उन विद्युत चुंबकीय विकिरणों में से केवल उन्हीं विकिरणों का अवशोषण करते हैं जिनकी ऊर्जा ये जो डेल ई होता है या उन्हीं विकिरणों का अवशोषण करते हैं कि जिसको अवशोषित करने के बाद वे निम्नतम ऊर्जा स्तर से उच्चतम ऊर्जा स्तर पर पहुंच जाए। मान लीजिए कोई रेडिएशन ऐसी थी जिनकी एनर्जी इतनी थी कि ये मॉलिक्यूल्स यहाँ तक जा पाए तो ये मॉलिक्यूल्स जो हैं उनका एब्जॉर्प्शन नहीं करेंगे। अब कुछ ऐसे थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जिनकी एनर्जी थी कि मॉलिक्यूल्स अवशोषण करने के बाद भी यहाँ से यहाँ चला जाए, चला तो यहाँ था चला गया यहाँ, एनर्जी लेवल है नहीं यहाँ पे, तो उनका भी ये मॉलिक्यूल्स अब्जॉर्प्शन नहीं करेंगे। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के उन्हीं पार्ट्स का या उन्हीं रेडिएशन का अवशोषण है वो उस पदार्थ के अणु परमाणु या आयनों के द्वारा किया जाता है जो कि जिनकी ऊर्जा इस एनर्जी डिफरेंस के क्या हो, इक्वल हो, कि यहाँ से लेकर के मॉलिक्यूल्स यहाँ जाए इतनी एनर्जी ही मिलने वाली जो विकिरणें हैं उन्हीं का ये क्या करते हैं, अवशोषण करते हैं। इस प्रकार से अपने को मिल जाएगा। ठीक है, अब आते हैं स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की बात की, तो पता चल गया ना कि कौन सी वाली का अब्जॉर्प्शन करेंगे, ये तो उन्हीं का करेंगे अवशोषण जिनकी एनर्जी इन दोनों लेवल की एनर्जी डिफरेंस के क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। अब आता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी, उससे पहले पढ़े थे कि स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का जनरल इंट्रोडक्शन। वैसे फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी करवाई थी उसमें भी क्या था, जनरल इंट्रोडक्शन था, उसमें पूरा स्पेक्ट्रोफोटोमीटर करवाया, अलग अलग लिखवाए। इसमें सिर्फ हम डायरेक्ट एक डायग्राम बनाएंगे, कौन सा क्या है वो पढ़ेंगे, और जिसको ज़्यादा पढ़ना हो वो ऑर्गेनिक फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी वाले जो वीडियो उससे पढ़ लें, उसमें पूरा है वो डिटेल से बताया हुआ है। अब देखिए इसके अंदर डायरेक्ट जो बताएंगे तो इसमें आता है कि यहाँ पे हम लेंगे ट्यूब, जिस पदार्थ का अपने को या जिस यौगिक की अपने को स्ट्रक्चर डिटरमाइन करनी हो उसको हम यहाँ पे लेंगे, और इसमें ये सॉल्यूशन या लिक्विड के फॉर्म में रहता है। हो सकता है हम इसका सॉल्यूशन बना दें इस ट्यूब में, हो सकता है हम इसको लिक्विड फॉर्म में रख दें, दोनों में से किसी भी फॉर्म में रख सकते हैं, लेकिन रखना आपको इसी फॉर्म में। तो ये है क्या, ये है यहाँ पे ट्यूब। ठीक है, ये ट्यूब है जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, टी से डिनोट करते हैं। यहाँ पे आता है आपके इस प्रकार से लिखा हुआ एस, ये एस क्या है, ये एस है सोर्स जिससे उचित आवर्ती वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो इस पदार्थ के ऊपर गिराई जाती है। उसके बाद में नेक्स्ट आता है इसके अंदर यहाँ पे लगा हुआ होता है मोनोक्रोमेटर। तो जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यहाँ से जाएंगी सोर्स से इस पदार्थ के अंदर, तो इस पदार्थ में से गुजरते हैं, तो इस पदार्थ में से कुछ रेडिएशन का क्या करता है, ये पदार्थ है, इस पदार्थ में उपस्थित अणु परमाणु या आयन है वो उन रेडिएशन के कुछ भाग का अवशोषण कर लेते हैं, और जिसका वो अवशोषण नहीं कर पाती है वो इसमें से बाहर निकल जाता है। अब माने कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आई थी, उस टाइम इसकी इंटेंसिटी थी आई नोट, इसके अंदर गई, कुछ इसने अवशोषित कर लिया, आई ए पार्ट है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का जो आई ए जितना पार्ट है वो उन्होंने एब्जॉर्ब कर लिया, जो शेष बचा हुआ पार्ट था जिसको हम अकेले सिर्फ आई से लिख रहे हैं वो इसमें से बाहर निकल गया। अब ये बाहर निकल के चला गया मोनोक्रोमेटर के पास में। तो नेक्स्ट इसमें लगा हुआ होता है मोनोक्रोमेटर, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं विश्लेषक, मोनोक्रोमेटर। इससे जाएगा, इससे जाता हुआ किस में जाएगा, डिटेक्टर में जाएगा, इसका नाम रहेगा आपके डिटेक्टर, डी से लिख दें, इसको हम एम से लिखें। डिटेक्टर से होने के बाद में वो जाता है रिकॉर्डर में, और रिकॉर्डर में होता है ग्राफ पेपर नॉर्मल, और ग्राफ पेपर के ऊपर वहां पे एक पेन रखा हुआ होता है,
फिर वो यहाँ से जो रेडिएशन जाएंगे उस वो पेन को ऐसे ऐसे चलाते हैं उस ग्राफ पेपर के ऊपर, जिससे पीक वाला डिफरेंट पीक वाला अपने को इस प्रकार से एक स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं यहाँ पे एड्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम या अवशोषण स्पेक्ट्रम के नाम से उसे हम जानते हैं। ये रहेगा, ये था इसका जनरल इंट्रोडक्शन। ये है एक प्रकार से स्पेक्ट्रोफोटोमीटर कि किस प्रकार से आपको स्पेक्ट्रम है वो प्राप्त होते हैं। तो ये पार्ट्स होते हैं स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के जो इस प्रकार से लगे हुए होते हैं। आगे समझ में? तो सोर्स से क्या होगा, अपनी जैसे अपने को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन चाहिए वैसे आएंगी, इसमें जाएंगी, इसमें से कुछ पार्ट्स है वो इसके द्वारा अवशोषित होगा, शेष बचा हुआ पार्ट्स इसमें से बाहर निकलेगा, मोनोक्रोमेटर में जाएगा। मोनोक्रोमेटर में जाने के बाद में क्या होता है, मोनोक्रोमेटर उनमें से जो उचित आवर्ती वाले रेडिएशंस होते हैं उनको डिटेक्टर में भेजता है, डिटेक्टर उनको क्या करता है, एम्पलीफायर करने का कार्य करते हैं। एम्पलीफायर करके उनकी जो आवृत्ति होती है उसको परिवर्तित करके, आवृत्ति तो बढ़ानी पड़ेगी, आवृत्ति नहीं बढ़ेगी तो यहाँ पे ग्राफ में पीक है वो सही से नहीं आएंगी और हम मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर का डिटर्मिनेशन नहीं कर पाएंगे। इस कारण से मोनोक्रोमेटर से जो विश्लेषित होकर रेडिएशंस आती हैं उनका डिटेक्टर क्या करता है, उनकी फ्रिक्वेंसी को क्या करता है, एम्पलीफायर या फिर उनको परिवर्तित करता है, उनकी फ्रिक्वेंसी इंक्रीज करता है। फिर वो इंक्रीज हुई जो फ्रिक्वेंसी वाले रेडिएशन है वो इसमें जाएंगी, और इसमें बताया भी कि यहाँ पे इसका नाम लिखेगा रिकॉर्डर, नाम नहीं लिखा इसका नाम है रिकॉर्डर। इस रिकॉर्डर में एक तो ग्राफ पेपर होता है, एक उसके ऊपर पेन रखा हुआ होता है, फिर रेडिएशन जो यहाँ से आते हैं उचित आवृत्ति वाले वो इस पेन को इस ग्राफ के ऊपर इस प्रकार से चलाते हैं। इस प्रकार से हमें ये एक स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। अब एड्जॉर्प्शन के कारण से स्पेक्ट्रम बना है, इस कारण से इसका नाम रहेगा एड्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। और ये जो अपने पास स्पेक्ट्रम आया है इसकी हेल्प से अब हम ये जो कंपाउंड्स है इसमें लिया है हमने ट्यूब में, उस कंपाउंड्स की स्ट्रक्चर का डिटर्मिनेशन है वो इस स्पेक्ट्रम की हेल्प से हम कर देते हैं। और ये इस कंपाउंड्स की स्ट्रक्चर का डिटर्मिनेशन इस स्पेक्ट्रम की हेल्प से करने की जो टेक्निक है उसे एड्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी के नाम से जानते हैं। आगे समझ में? अब अपने को ये देखना है कि कौन से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है उसके कौन से पार्ट्स का मॉलिक्यूल है वो एब्जॉर्प्शन करे, तो उसमें किस प्रकार से चेंज होते हैं और स्पेक्ट्रोस्कोपी का नाम क्या है वो हम पढ़ेंगे। तो ये नेक्स्ट अपना रहेगा रीजन ऑफ ईएमआर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के क्षेत्र या रीजन। और यहाँ पे जो ग्राफ पेपर बनता है ना वो किसके बीच में बनता है, तो यहाँ पे ये जो ग्राफ बनेगा यहाँ स्पेक्ट्रम वो अवशोषकता यानी log ऑफ साइलेंस और लैम्डा इसके बीच में ग्राफ बनता है। अलग से लिखते हैं इसको कि स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो ग्राफ बनता है वो एडजॉर्प्टिविटी, log ऑफ साइलेंस और लैम्डा के बीच में यानी वेवलेंथ के बीच में जो यहाँ ग्राफ बनता है उसको यहाँ पे हम किस नाम से जानते हैं, स्पेक्ट्रम के नाम से जानते हैं। अब इसके जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है उसके जो डिफरेंट टाइप्स रीजन है और उसके बाद में एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये हम करेंगे कल की क्लास में। आज के लिए इतना ही।